नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि अपने कमरे से मत निकलना। खुद तो सड़ रहे हैं, हमें भी यह बीमारी देंगे क्या? जाइए अंदर, संगीता ने चिल्लाते हुए कहा। बहू, मैं बाहर नहीं आना चाहता था, पर मेरे जग में पानी ख़त्म हो गया है और यह सूखी रोटियां बिना पानी के निगली नहीं जाती। संगीता के ससुर शंकर जी ने कहा। इतने में शंकर जी का बेटा मोहित आकर संगीता से कहता है, संगीता, तुमने सब्जी बहुत ज़्यादा दे दी थी मुझे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। वैसे थोड़ा हिसाब से बनाया करो ताकि खाने की बर्बादी ना हो। अरे बर्बादी क्यों होगी, यह बूढ़ा है ना। यह कहकर संगीता आंगन में जाकर एक टूटी नारियल की कटोरी ले आती है जिसमें न जाने कब से बरसात का पानी भरा था, इसीलिए काई भी लग गई थी। वह कटोरी लाकर उसमें मोहित की थाली से बची सब्जी डालकर शंकर जी को देकर कहती है, यह लीजिए, आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो सब्जी नसीब में आ गई। जाइए इससे रोटी खा लीजिए। पर बहू, यह तो कितनी गंदी कटोरी है, इसमें मैं कैसे खा सकता हूँ? इसमें से तो बदबू भी बहुत आ रही है। तुम मोहित की कटोरी ही मुझे दे देती। शंकर जी ने कहा। क्या कहा आपने? इनकी कटोरी दे देती? अपने पैर के घाव को नहीं देखते क्या आप? सड़ गए हैं। अरे मेरा बस चले तो आपको ज़मीन पर खाना दे दूं। यह कहकर संगीता चली जाती है। शंकर जी चुपचाप उस गंदे नारियल की कटोरी लेकर चले जाते हैं, पर इसकी बदबू से वह सब्जी को नहीं खा पाते और उस दिन सूखी रोटी ही खाकर पेट भर लेते हैं। अगले दिन संगीता मोहित से कहती है, सुनिए जी, अपने बाप का कुछ कीजिए। उनका वह घाव देखकर तो मुझे उल्टी आती है। तो क्या चाहती हो? उनके उस घाव का इलाज में मैं अपना घर बेच दूं? तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होगा? मोहित ने कहा। अरे मैं तो कह रही थी कि किसी सरकारी अस्पताल में रख आओ, कम से कम हमें तो कोई खतरा नहीं होगा। संगीता ने कहा, कितनी बार तो दिखाया है तुमने सरकारी अस्पताल में, बस ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं। पता नहीं कौन सा घाव है जो कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोहित ने संगीता से कहा। दरअसल शंकर जी के पैर में एक घाव हो गया था जो कि काफ़ी दिनों से था। खून और पस भी बहता रहता था। सरकारी अस्पताल में सफाई करके घर भेज देते थे और कुछ दवाइयाँ और मलहम खरीदने को कहते थे, पर मोहित कोई दवाई या मलहम नहीं लाता था तो घाव सूखता भी तो कैसे। शंकर जी पेशे से किसान थे, उन्हें पेड़ पौधे के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जब भी उनके घाव में तेज दर्द होता, वह झाड़ियों में से कोई जड़ी बूटी पत्ते लाकर घाव पर रख लेते थे। इससे उन्हें दर्द में काफ़ी आराम मिलता, पर घाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा था। एक दिन रात को शंकर जी के घाव का दर्द काफ़ी तेज हो गया। पहले तो वह काफ़ी देर तक सहन करते रहे, उन जड़ी बूटी पत्तों को भी लगाया, पर जब दर्द बढ़ता ही गया, वह गए मोहित को जगाने। मोहित, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शंकर जी ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। ओहो, इस बूढ़े को कभी चैन नहीं है। फिर संगीता ने मोहित को जगाते हुए कहा, उठिए ना, देखिए आपके बाप को क्या हो गया है। पता नहीं
इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मरता भी नहीं है यह बूढ़ा। तुम सो जाओ चुपचाप। चिल्लाने दो उन्हें। उनके लिए अपनी नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको तो कोई काम नहीं है, पर हमें तो है ना, मोहित ने कहा। इधर शंकर जी अपने दर्द से परेशान रसोई घर में जाकर थोड़ी हल्दी और बर्फ़ अपने घाव पर लगाने लगे। सुबह जब संगीता रसोई में देखती है हल्दी की डिब्बी खुली और बर्फ़ का ट्रे भी फ्रिज के बाहर पड़ा होता है, तो वह सीधे शंकर जी के कमरे में अपना मुंह बनाकर मुंह ढक कर जाती है, तो देखती है शंकर जी के पैरों में हल्दी की पट्टी बंधी है, तो उसका खून खौल उठता है और वह कहने लगती है, ओ बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में जाकर वहाँ के सामानों को हाथ लगाने की? अब तो मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह कमरे को बाहर से ताला लगाकर चली जाती है। लगभग 1-2 घंटे बाद मोहित कुछ आदमियों के साथ आता है और इससे पहले शंकर जी कुछ समझ और कह पाते, वे आदमी शंकर जी को उनके खाट समेत उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे, यह सब क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा, शंकर जी ने रोते रोते कहा। घबराइए मत, आपकी अर्थी नहीं निकाल रहा हूँ, बस आपका इंतजाम बाहर गाय के तबेले में कर रहा हूँ, जहाँ पहले गाय रहती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर बैठे हैं। खुद की तो उम्र गुजर गई है, पर हमारी उम्र मरने की थोड़े ही न है। अब से आप यहीं रहेंगे, और खबरदार जो घर के अंदर आने की हिम्मत की। मोहित ने यह कहा और शंकर जी को तबेले में रखकर चला गया। कड़ाके की ठंड, ऊपर से तबेला भी धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। सालों पहले एक गाय हुआ करती थी, जिसके लिए यह तबेला बनाया गया था। आज से शंकर जी का वह घर बन गया। खैर, शंकर जी और करते भी क्या, वह चुपचाप वहीं लेट गए। शंकर जी को भूख बहुत जोरों की लगी थी। उनकी अतड़ियाँ अब सूख गई थी। वह खाने के लिए संगीता को न जाने कितनी ही बार आवाज़ देते, पर संगीता जैसे सुनकर भी नहीं सुनती थी। कई बार आवाज़ देकर जब शंकर जी थक जाते, तब संगीता खाना लेकर बाहर आती और उन्हें ऐसे सरका कर शंकर जी को देती जैसे पता नहीं कोई छूत की बीमारी हो उन्हें। कई बार तो संगीता खाना देती भी नहीं थी, तो इस पर शंकर जी घर के बाहर निकल जाते, क्योंकि पड़ोसियों से खाना मांगने में उन्हें शर्म आती थी। तो वह बाजार के दुकानों में जाकर खाना मांगते। कभी कोई तरस खाकर खाना खिला देता, तो कभी उन्हें दिन भर खाना नसीब नहीं होता। एक दिन संगीता उनसे कहती है, यह आपके बाप ना मरते हैं और ना ही हमें चैन से जीने देते हैं। दिन भर घर पर खाना खाना करते रहते हैं और उस पर भी उनका पेट नहीं भरता है, तो अब बाजार में दुकानों पर जाकर भीख मांगते हैं। सच में परेशान हो गई हूँ इस बूढ़े से। मन तो करता है कि उनके खाने में जहर ही मिला दूँ। जब संगीता मोहित से यह सारी बातें कर रही थी, तभी शंकर जी बाहर से आते हैं और उन्हें देखकर मोहित का गुस्सा भड़क उठता है। उसने अंदर आते ही अपने पिता को धक्के देकर घर से निकालते हुए कहता है, जाइए, जहां आपको खाना मिलता है वहीं रहने का इंतज़ाम भी कर लीजिए। अब यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में।
मुझ पर रहम तो कर बेटा, तेरा पिता हूँ मैं। अब से मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा, माफ़ कर दे मुझे। शंकर जी ने काफ़ी गिड़गिड़ाया, पर मोहित का दिल नहीं पसीजा। रोते रोते शंकर जी सड़क पर चले जा रहे थे। ठंड का मौसम था तो थोड़ी धूप देखकर शंकर जी बाजार में एक पौधा बेचने वाले के बगल में बैठ गए और वहीं धूप का आनंद लेने लगे। मैली कुचैली धोती कमीज, पाँव में हल्दी की पट्टी और आँखों में आंसू लेकर वह वहीं बैठे सोचने लगे कि अब वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी उसे पौधे बेचने वाले के पास एक आदमी रुक कर कहता है, भैया यह पौधा गमले में लगेगा क्या? और इसे लगाने का कोई अनोखा तरीका होता है क्या? मैंने सुना है। अरे नहीं नहीं, कोई अनोखा तरीका नहीं होता और इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छे बीज से पनपा हुआ है। पौधा बेचने वाले ने कहा, नहीं बेटा, यह पौधा गमले में नहीं उगेगा, और अगर फिर भी उगाना ही चाहते हो गमले में तो मिट्टी में ज़रा सा गोबर ज़रूर मिला देना, शायद उग जाए। यह पौधा धूप बहुत पसंद करता है, इसीलिए इसे धूप में रख देना। शंकर जी ने जब पौधों के बारे में उन लोगों को बात करते सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वह अपना दुख भुलाकर उसे पौधे की खासियत बताने लगे। अरे वाह काका, लगता है आपको पेड़ पौधे की काफ़ी जानकारी है। वैसे क्या करते हैं आप? उस खरीदार ने पूछा। हाँ बेटा, मैं एक किसान हूँ, तो पेड़ पौधे में रुचि तो होगी ही। अभी फ़िलहाल तो सड़क की धूल चाट रहा हूँ। शंकर जी ने दुखी होकर कहा, काका, मेरे एक दोस्त को माली चाहिए थी, आप करोगे वह काम? खरीदार संकेत ने पूछा। बेटा, तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। यह जो मेरा घाव है, इसी की वजह से मेरे बेटे ने जब मुझे नहीं रखा तो कोई दूसरा क्या ही रखेगा मुझे। शंकर जी ने कहा, सिर्फ घाव की वजह से बेटे ने घर से निकाल दिया? यह आजकल के बच्चे भी ना। इलाज हुआ था कभी आपका काका? संकेत ने पूछा। मुझे लेकर गया था सरकारी अस्पताल में मेरा बेटा और बहू, बस वह पट्टी बदल कर घर को भेज देते हैं। कोई दवाई बेटे ने खरीदा नहीं, बस तभी से ऐसा ही है। शंकर जी ने कहा। संकेत को शंकर जी की बात पर तरस आ गया और वह उन्हें अपने साथ एक क्लिनिक में ले गया और वहाँ उनकी मरहम पट्टी के बाद कुछ दवाई दे दी गई। फिर संकेत शंकर जी को अपने साथ अपने घर ले आया और कहा, काका, अब आप यूँ सड़क पर नहीं रहेंगे। आपके रहने और काम का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप आत्मसम्मान के साथ खुद के बलबूते पर जिए। लानत है ऐसे बच्चों पर जिन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी कदर नहीं। काका, आप काम तो कर लेंगे ना जो मैं बताऊंगा? बेटा, मैं बाजार में बैठा सोच रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, और भगवान को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था। पर देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार की। बेटा, एक किसान कभी मेहनत से नहीं डरता और किसी पर बोझ बनकर रहने से खुद मेहनत करके जीना ज़्यादा पसंद होगा मुझे, शंकर जी ने कहा। शंकर जी के लगातार इलाज और दवाई से उनका घाव सूख गया और वह अब हष्ट पुष्ट भी दिखने लगे। फिर संकेत के साथ वह एक बड़े से घर में गए।
देख यार, किसे लाया हूँ अपने साथ। अपने दोस्त से कहा, तुझे अपने बगीचे के लिए एक माली चाहिए था ना, वो यही है। संकेत ने अपने दोस्त प्रमोद से कहा, अच्छा, आपको बागवानी अच्छे से तो आती है ना काका। वह क्या है ना, मुझे अपने बगीचे को हमेशा लहराता हुआ देखना अच्छा लगता है, पर क्या करूं, जिसे भी यहाँ रख कर जाता हूँ वह बस आराम और लापरवाही करता है। नतीजा मेरा बगीचा बंजर का बंजर ही पड़ा है। प्रमोद ने कहा, बेटा तुम यहाँ नहीं रहते हो क्या? शंकर जी ने पूछा। नहीं काका, मेरा दोस्त विदेश में रहता है। यह घर उसके पापा का है और अंकल को अपने इस घर और बगीचे से बहुत प्यार था। यह यहाँ नहीं रहता, पर इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। साफ सफाई, बागवानी, सब कुछ। पर मैं भी पूरे दिन तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना, और इस बात का फ़ायदा यहाँ के सभी कर्मचारी उठाते हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, जबकि अंकल के समय क्या रौनक हुआ करती थी इस बागीचे की। संकेत ने कहा, मैं तो फिर चला जाऊंगा तो आपको यह जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि संकेत को आप पर विश्वास है। तो मैं भी आपका काम देखना चाहूँगा, और मैं साल में एक बार ही आ पाता हूँ, प्रमोद ने कहा। प्रमोद के जाने के बाद शंकर जी ने ना सिर्फ बगीचा बल्कि पूरे बंगले की काया पलट कर रख दी। उन्होंने उनके रहते किसी को भी लापरवाही करने की फुर्सत नहीं मिलती। दिन बीतते गए और बीत गया साल। जब प्रमोद अपने बंगले में वापस आया, उसे अपना बगीचा देखकर खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं आया। उसने पहले बगीचे की फ़ोटो और वीडियो देखी थी, पर अपनी आँखों से देखकर वह ज़्यादा खुश था। प्रमोद का बेटा सैंडी ऐसी फुलवारी देखकर शंकर जी से कहता है, दादू आपने यह सब कैसे किया? आपको पता है, आप अपने गार्डनिंग के तरीके अगर YouTube पर बताएंगे, आप काफ़ी फेमस हो जाएंगे। अरे बेटा, मुझे कहाँ आता है यह सब। मैं तो बस मिट्टी, बीज, फल फूल, पेड़ पौधे के बारे में ही जानता हूँ, और इसे करने में मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। शंकर जी ने सैंडी से कहा, आप चिंता मत करो दादू, आपको अपना पसंदीदा काम ही करना है। बस वीडियो और चैनल तो मैं बनाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा। देखना, जब आपको लोग गार्डनिंग करते देखेंगे और सीखेंगे तो आप कितने मशहूर हो जाएंगे। सैंडी ने कहा। सच में सैंडी? शंकर जी का वीडियो और चैनल बनाया, और सब की आशा से बढ़कर शंकर जी कम समय में इतने चर्चित हो गए कि लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे। उन्हें देश विदेश से फ़ोन आने लगे अपनी तकनीक बताने के लिए, क्योंकि उनके पेड़ पौधा, जड़ी बूटियां के बारे में भी ज़्यादा ही जानकारी थी। तो उस पर भी वह वीडियो बनाने लगे। अब शंकर जी के पास नाम, पैसा सब था। तभी प्रमोद ने उनसे कहा, मेरा यह बंगला मैं बेचना तो नहीं चाहता था, पर इतनी दूर से इसका ध्यान रख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए मैं यह बंगला अब आपको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान बिना इसका मालिक बने इसका इतना ख्याल रख सकता है, वह इसका मालिक बनकर कितनी ही हिफाजत करेगा। अब यह सही हाथों में है
और इसे खरीदने के मैं आपसे कोई बाजार का भाव नहीं लूँगा। आपकी जितनी बन पड़े दे दीजिएगा। बेटा, जब मेरी मुश्किल घड़ी चल रही थी तुमने मुझे बड़ा सहारा दिया और अब मुझ पर विश्वास कर अपने पिता के धरोहर दे रहे हो तो मैं कैसे इसका वाजिब कीमत नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के दया से इस घर से ही मेरे रोजगार का साधन मिला है, तो यह मेरे लिए भी भाग्य लक्ष्मी है। तुम तो बस दूर जाकर भी इसे अपना ही घर समझना और इसके द्वार तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। शंकर जी ने कहा। प्रमोद के जाने के बाद शंकर जी ने उस घर के बचे हिस्से में भी बागवानी शुरू कर दी और जड़ी बूटी पेड़ पौधे लगाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने एक नर्सरी भी खोल लिया, क्योंकि वह एक जाने माने हस्ती बन गए थे, तो उनकी नर्सरी में हमेशा ही भीड़ लगी होती थी। कुछ तो बस उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते और देखने आते थे। एक दिन सुबह कुछ लोग मोहित के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, एक आदमी उनसे कहता है, यह घर खाली करने का नोटिस है, आपको 1 हफ्ते में यह घर खाली करना है। कौन है जो हमें हमारे घर से ही निकालेंगे? हम क्या कोई किराएदार हैं? यह हमारा घर है। संगीता मोहित के पीछे से निकलती हुई बोली, देखिए, हम नहीं जानते, हमें तो यह कोर्ट के नोटिस के हिसाब से ही चलना है। कोर्ट के मुताबिक यह घर जिनका है, उन्होंने आप पर जबरन यह घर हथियाने का आरोप लगाया है। उस आदमी ने कहा, अरे जाओ जाओ, खूब समझता हूँ आजकल के फ्रॉड को। जिनका घर था वह सालों पहले गुजर चुके हैं। वह मेरे पिताजी थे। यह देखो उनकी तस्वीर। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही आकर हमें कुछ भी कह दोगे और हम मान लेंगे? भाग जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला देंगे। मोहित के ऐसा कहते ही शंकर जी पीछे से कहते हैं, पुलिस बुला लोगे तो खुद ही फंस जाओगे बेटा। वैसे भी मैं बुला लिया है पुलिस को, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग इतनी आसानी से यह घर खाली नहीं करोगे। अच्छा, तो आप जिंदा हैं, पर आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते। घर के कागजात मेरे पास है और मैं पुलिस, वकील सबको पैसे देकर यह घर अपने नाम कर लूँगा। अब आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो आपका इतने सालों बाद आना बेकार ही जाएगा। मोहित ने कहा, तब तक पुलिस आ जाती है। इससे पहले कोई कुछ कहता, मोहित पुलिस को एक किनारे आने को कहता है और फिर वह पुलिस से कहता है, सर, यह मेरे पिता हैं। सालों पहले घर छोड़कर भाग गए थे और उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है। अभी इतने सालों बाद यह मेरा घर है चिल्ला रहे हैं। आप चाहे तो मुझसे कुछ लेकर इनको निपटा दीजिए। वैसे भी पागल की बात का क्या ही वैल्यू। अरे हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अपने हिसाब से निपटाता हूँ इस केस को। यह कहकर पुलिस शंकर जी के पास जाकर कहता है, नमस्ते सर जी, आपके बंगलों के चर्चे तो काफ़ी हैं, फिर इस छोटे से मकान का क्या करेंगे? अरे बेटा, इस मकान को मैं भले दान कर दूं, पर इस नालायक को नहीं दूंगा, क्योंकि यह इसके लायक ही नहीं है। शंकर जी के ऐसा कहते ही पुलिस कहती है, मोहित जी, आपको तो यह घर अब खाली करना ही पड़ेगा। अरे भाई, इन्होंने जब कह दिया कि इन्हें आपको नहीं रखना, फिर हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? वैसे भी इतने बड़े लोग जब कह रहे हैं तो गलत थोड़े ही ना होंगे। इतने बड़े लोग, लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। यह एक मामूली आदमी है। मोहित ने पुलिस से कहा, लगता है आपको देश दुनिया की खबर नहीं है। यह आज के बहुत बड़े गार्डनर यूट्यूबर हैं। सिर्फ एक शहर के ही नहीं,
देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। इस शहर में इनका बंगला ही करोड़ों का है, फिर भी यह मकान चाहते हैं तो ज़रूर उसकी कोई वजह रही होगी, और यह हक तभी जता सकते हैं जब यह मकान इनके नाम से ही होगा, पुलिस ने कहा। पुलिस की बातें सुनकर संगीता और मोहित हैरान हो जाते हैं और अपनी नैया डूबता देख मोहित कहता है, पापा, गलती तो बच्चों से ही होती है, पर इसकी वजह से उसके माता पिता उसे इतनी बड़ा सज़ा थोड़े ही ना देते हैं। इससे पहले वह और कुछ कह पाता, शंकर जी उसे एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं, माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। अब तुम भी समझो कि अगर माता पिता अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं और उनके प्यार के लिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तो समय आने पर वह उन्हें मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अब जल्दी खाली करो यह घर और दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से। पिता का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन शंकर जी का प्यार अब कहीं दफन हो गया था। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आया और अपने गाड़ी में बैठे और वहाँ से अपनी बड़ी सी हवेली में चले गए। संकेत और संगीता तो अभी भी हैरान थे कि जिस पिता को उन्हें इतना सताया, आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर अफसोस, अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शंकर जी ने बेटे बहू की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा और दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने शंकर जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। आज संकेत और संगीता अपने करनी का फल भोग रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो। दोस्तों कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छाँव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसीलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी न कभी आपके साथ भी ज़रूर बुरा होगा। उसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।